ये एक सच्ची कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की, जब अनगिनत लोग मर रहे होते हैं। तब एक नेक अमीर इंसान जिसका नाम था शिंडलर बहुतों की मदद कर उनकी जान बचाता है। और ये कहानी उन्हीं के ऊपर है कि वो कैसे नाजिस के जुल्म से ज्यूश को बचाएंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर दुनिया की सबसे बेस्ट वॉर फिल्म में से एक, शिंडलर्स लिस्ट की एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की सच्ची कहानी पे बेस्ड है, जिसे देखने के बाद आपके मन में गुस्सा, दुख और खुशी तीनों होगी। साल 1993 में आई इस फिल्म को IMDb पे मिले हैं आउट ऑफ द बॉक्स 8.9 स्टार्स आउट ऑफ 10, रॉटेन टोमेटोज पे फ्रीकिंग 97% स्कोर एंड मेटाक्रिटिक स्कोर इज 94 आउट ऑफ 100, विच इज़ माइंड ब्लोइंग। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। ऑल्सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिन्हें इसके बारे में न भी पता हो वो भी जान जाए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। नाउ विथ नो फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। दोस्तों, ऑलमोस्ट ये पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट में है, सो मे बी आपको कैरेक्टर्स के फेस को याद रखने में मुश्किल हो, इसलिए आप मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ना कि क्लिप्स पे। फिल्म की शुरुआत में दिखाते हैं एक बंदे को कैंडल्स जलाते हुए। फिर दूसरे सीन में एक परिवार के लोग को दिखाते हैं, उनके घर पे एक प्रीस्ट प्रेयर कर रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कैंडल्स बुझ जाती हैं। अब शुरुआत होती है असली कहानी की, जो कि पूरी ब्लैक एंड वाइट में है, एंड इसका रीज़न मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो दूंगा। तो ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय की है, जब जर्मनी ने पोलैंड पे अपनी जीत हासिल की थी और वहाँ के लोकल पोलिश ज्यूज पे जुल्म करना शुरू किया था। दरअसल तब के दौर में जर्मनी को रूल करती थी नाजी पार्टी और उनके लीडर का नाम था एडोल्फ हिटलर, जिन्हें ज्यू से हेटेड थी। तब के समय में पोलैंड के कैपिटल शहर का नाम था क्रैको और वहाँ पे गेटहाउस बनाए जा रहे थे। गेटहाउस दरअसल एक शहर के एक छोटे से एरिया को कहते हैं जहाँ पे माइनॉरिटीज़ को रखा जाता है। उस दौर में कुल 1000 नाजी गेटहाउस बनाए गए थे सिर्फ ज्यूज को रखने के लिए, और फिर कंसंट्रेशन कैंप्स बनवाकर उन सब ज्यूज को मार दिया जा रहा था। कंसंट्रेशन कैंप्स दरअसल उस जगह को कहा जाता है जहाँ पे लोगों को हद से ज़्यादा बुरी कंडीशन में रखते हैं और फिर उन्हें मार दिया जाता है। तो ये कहानी उसी क्रैको शहर के गेटहाउस के इर्द गिर्द लिखी गई है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा ब्लेजर पहन रहा है और बहुत से पैसे जेब में डाल रहा होता है। उनका नाम होता है ऑस्कर शिंडलर। वो एक पार्टी में जाते हैं, मैनेजर को बहुत से पैसे देते हैं और मैनेजर उन्हें एक अच्छी सी टेबल चेयर अरेंज कर देता है। मैनेजर ये बात देख हैरान होता है कि उस बंदे ने बिना किसी सर्विस के इतने सारे पैसे उसे क्यों दे दिए, और मनी मन बहुत खुश हो रहा होता है। फिर वो जर्जी नाम के बंदे से शिंडलर के बारे में पूछता है, पर जर्जी को कुछ भी नहीं पता था। तभी हम देखते हैं उस पार्टी में जर्मन सोल्जर्स भी आए हुए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अभी ही पोलैंड पे अपनी जीत हासिल की थी, तो सारे जश्न मना रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ऑस्कर शिंडलर किसी का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ 3 लोग एंटर करते हैं, एक जर्मन आर्मी जनरल, दूसरी उनकी गर्लफ्रेंड और एक सोल्जर। शिंडलर वेटर को पैसे देते हैं और उन तीनों को ड्रिंक सर्व करने को कहते हैं। वेटर वैसा ही करता है और वो 3 वेटर से पूछते हैं किसने कहा ऐसा करने को, तो वेटर शिंडलर की तरफ उंगली दिखाता है। तो वो एक सोल्जर शिंडलर के पास जाता है पता करने को और वहाँ बैठकर बातें करने लगता है। फिर ये देख जनरल जाते हैं और उनसे मिल शिंडलर खुद ही उनकी गर्लफ्रेंड को उनके पास ले आता है और फिर वो चारों एक साथ बैठ बातें करते हैं। पार्टी बहुत शानदार होती है और शिंडलर उस पार्टी की जान बन जाते हैं, जिन्हें देख सभी उनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। और शिंडलर जर्मन आर्म फोर्स जनरल से एक फैक्ट्री खुलवाने की लाइसेंस भी ले लेते हैं, जो कि उनका मेन मोटिव होता है। और अब हमें पता चलता है दरअसल शिंडलर एक एथनिक जर्मन है जो चेकोस्लोवेकिया से क्रैको आए हैं अपने फॉर्च्यून को आजमाने के लिए, यानी बहुत से पैसे कमाने। फिर दिखाते हैं शिंडलर एक ज्यू कोर्ट पे जाते हैं और हम देख पाते हैं वहाँ पे कंप्लेंट लिखाने के लिए हज़ारों की तादाद में ज्यूज मौजूद होते हैं। शिंडलर वहाँ जाकर इज़ैक स्टर्न नाम के बंदे से मिलते हैं। स्टर्न एक ज्यूइश ऑफिशियल था और उनकी पहुंच ब्लैक मार्केटर्स और ज्यूइश कम्युनिटी तक थी। शिंडलर बताते हैं मैं आर्मी किट्स बनाना चाहता हूं क्योंकि वॉर के टाइम पे इसमें बहुत पैसा है और अपने काम को शुरू करने के लिए उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, तो वो स्टर्न से चाहते थे कि वो अपनी पहुंच से पैसे का जुगाड़ करे, क्योंकि इस काम में उन दोनों का बहुत फ़ायदा है। और स्टर्न कहते हैं शायद ही कोई तुम्हारी इस बिज़नेस का आइडिया में इंटरेस्ट ले, पर शिंडलर के कहने पर स्टर्न उसकी हेल्प को राज़ी हो जाते हैं। फिर शिंडलर कहते हैं कि ज्यूस को बोलो काम करने, नाम मैं अपना दूंगा
क्योंकि मैं एक जर्मन हूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। शिंडलर दरअसल ज्यूज को रिक्रूट करने इसलिए बोलते हैं क्योंकि जर्मन्स और ज्यूज में अभी जो फाइट हुई थी उसमें ज्यूज हार गए थे और उन्हें जर्मन्स द्वारा इल ट्रीट किया जा रहा था। और इस इंटेंस सिचुएशन में ज्यूज काफ़ी कम पैसों में काम के लिए तैयार हो जाएंगे और इससे शिंडलर को काफ़ी प्रॉफिट होगा। लेकिन सारे बड़े ज्यूइश ऑफिशियल्स और ब्लैक मार्केटर्स को सिर्फ स्टर्न जानता था, इसलिए शिंडलर स्टर्न के पास जाते हैं उन लोगों को शामिल करवाने के लिए। अगले सीन में दिखाते हैं जर्मन्स द्वारा ज्यूज को क्रैको शहर के एक छोटे से घेटो में जोर जबरदस्ती कर शिफ्ट किया जा रहा था। दूसरी तरफ स्टर्न 2 ज्यूइश व्यापारियों को शिंडलर से मिलने ले आता है। वो दो शिंडलर की बात से राज़ी नहीं होते और ज़्यादा पैसों की डिमांड करते हैं। तो शिंडलर उन्हें आईना दिखाता है कि फ़िलहाल यूथ को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा है नाज़िस के द्वारा, क्योंकि वो वॉर हार गए थे, तो उनका कोई हक नहीं बनता शिंडलर से बहस करने का। और शिंडलर एक अच्छा इंसान बनकर उनकी हेल्प कर रहा है जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो सकता है। दोनों बंदे कहते हैं हम कैसे मान लें तुम्हारा प्लान सक्सेसफुली होगा। तो शिंडलर कहता है मेरी बात पत्थर की लकीर है और वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। तो दोनों व्यापारी बहुत सोचकर शिंडलर से हाथ मिला लेते हैं। अगली सीन में वो लोग मिलकर लिपोवा स्ट्रीट के बंद फैक्ट्री जहाँ पे स्टर्न पहले काम करते थे उसे वापस से शुरू करते हैं। एंड इस फैक्ट्री को खोलने का लाइसेंस शिंडलर को एट द स्टार्ट ऑफ द मूवी जर्मन ऑफिशियल के द्वारा दिया गया था। उस फैक्ट्री पे बर्तन बनाए जाते थे जैसे कि पॉट्स और फ्राइंग पैन। स्टर्न फिर लिपोवा स्ट्रीट वाली फैक्ट्री की रीओपनिंग वाली बात को फैला देता है और कहता है आप कम से कम दाम में नई यूटेंसिल बदल कर ले सकते हो। दूसरी तरफ जर्मन्स को भी वर्कर्स चाहिए थे, तो वो हर एक बंदे की पेपर्स को चेक कर रहे होते हैं कि कौन पेशे से वर्कर है और कौन नहीं, क्योंकि जो बंदा काम का नहीं था उन सबको वो ट्रक में लेकर कंसंट्रेशन कैंप भेज दे रहे थे जहाँ पे उन्हें मार दिया जाएगा। वहीं पेपर्स दिखाने लाइन में एक बंदा जो कि पेशे से हिस्ट्री और इंग्लिश का टीचर था, उसका नंबर आता है और उसे जर्मन्स रिजेक्ट कर देते हैं, यानी अब उसे कैंप ले जाकर मार दिया जाएगा। और तभी उसे बचाने स्टर्न वहाँ आ जाता है और एक पुरानी कागज़ बनवाता है जिसमें उस बंदे की फेक आइडेंटिटी एज अ मेटल पॉलिशर होती है और वो मरने से बच जाता है। अब हम शिंडलर की फैक्ट्री में आते हैं। वहाँ पे वर्कर्स को काम सिखाया जा रहा था ताकि वो भी जल्द से जल्द काम शुरू कर सकें, जैसे बॉल्स कैसे बनाते हैं, किसी भी यूटेंसिल से फ्रोजन कार्बन हटाना और वगैरह वगैरह। वहाँ स्टर्न जितने हो सके जूइश वर्कर्स को इकट्ठा करता है और फिर फैक्ट्री पे उन सभी को स्टेप बाय स्टेप काम सिखाया जा रहा था। शिंडलर को एक एक्सपर्ट टाइपिस्ट प्लस सेक्रेटरी की ज़रूरत होती है, तो वो बहुत सारे वुमेन का टेस्ट लेते हैं ताकि जो फास्ट हो उसे काम पर रख ले, पर उनमें से एक चूज़ नहीं कर पाते एंड इस वजह से सभी को काम पर रख लेते हैं। शिंडलर खाने पीने के बहुत सारे सामान मंगवाते हैं और सारे सामानों को एक लेटर के साथ जर्मन ऑफिशियल को गिफ्ट के तौर पर भेज देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके साथ स्टार्ट ऑफ द मूवी में उन्होंने पार्टी भी करी थी। उस लेटर पे ये लिखा होता है कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी मदद से मेरी फैक्ट्री ओपन हो गई और मैं अब इसी पे काम कर रहा हूँ। वो ये लिखता है हमने काफ़ी अच्छे और मॉडर्न यूटेंसिल्स बनाए हैं जिससे सोल्जर्स को वॉर के टाइम आसानी हो। फिर वो लेटर को एंड करते हैं ये लिखते हुए मार्केट में हमसे बेहतर प्रोडक्ट्स इस प्राइस में कोई नहीं दे सकता, तो प्लीज़ आप लेटर के अटैच लिस्ट को चेक करिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको प्राइसिंग पसंद आएगी। यानी शिंडलर जर्मन जनरल से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने सोल्जर्स के लिए उनकी ही फैक्ट्री से सामान खरीदें। जर्मन ऑफिशियल्स लेटर के साथ वाले गिफ्ट देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और शिंडलर को अप्रूवल दे देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फैक्ट्री पे काम जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया है और शिंडलर स्टर्न को उसकी हेल्प के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगले दिन शिंडलर की वाइफ चेकोस्लोवेकिया से क्रैको से मिलने आती है। दरअसल चेकोस्लोवेकिया शिंडलर का होम टाउन था, पर जब वो यहाँ आती है वो शिंडलर को कोई और लेडी के साथ दिखती है और थोड़ी उदास हो जाती है। अगले दिन शिंडलर अपनी वाइफ से यहीं रुकने को कहते हैं, तो वो कहती है मैं रुक तो जाऊँगी लेकिन तुम्हें सबके सामने मुझे इंट्रोड्यूस करवाना होगा कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। बट शिंडलर कोई जवाब नहीं देते। फिर हम देखते हैं शिंडलर अपनी वाइफ को गुड बाय करते हैं और वो ट्रेन से घर वापस चली जाती है। यानी शिंडलर अपनी वाइफ को सबके सामने एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अगले सीन में मिस्टर लोवेनस्टीन नाम के एक बूढ़े शख्स शिंडलर से मिलकर उन्हें थैंक यू कहते हैं क्योंकि शिंडलर के कारण उन्हें काम मिल गया होता है, क्योंकि उनका एक हाथ नहीं था और उन्हें कोई भी काम पर नहीं रखता। बट बाद में इसी वजह से शिंडलर टर्न पे नाराज़ होते हैं कि उसने ऐसे कैसे इंसान को काम पे रख लिया, वो क्या कर लेगा। अगले दिन सारे वर्कर्स फैक्ट्री की ओर जा रहे होते हैं, पर रास्ते पे ही जर्मन मिलिट्री उन्हें रोक देती है और कहती है रास्ते पे जमी बर्फ को हटाओ, और सारे लोग काम पे लग जाते हैं। शिंडलर ऑफिसर से बात करते हैं कि इस तरह से हमारा काम नहीं हो पाएगा, पर सोल्जर्स नहीं मानते हैं।
तभी हम देखते हैं मिस्टर लॉविंस्टन को एक हाथ से बर्फ हटाने में दिक्कत हो रही थी, तो 2 जर्मन ऑफिसर उन्हें साइड में ले जाकर गोली मार देते हैं। यानी कि नाजिस को सिर्फ काम के बंदे चाहिए थे और बाकियों को वो मार देते हैं। सारे नॉन वर्कर्स को ट्रेन से दूर ले जाया जा रहा था जिससे उन लोगों को वहाँ पे मार दें। गलती से स्टर्न भी उनके बीच फंस जाते हैं। वो अपनी वर्क आईडी लाना भूल जाते हैं और उन्हें भी क्रैको से दूर ले जाया जा रहा था। तभी शिल्लर आकर उन्हें ट्रेन से निकलवा लेते हैं और बचा लेते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है कमांडर एमन गोएथ की, और उनका काम था सारे गेट हाउस के ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स बनवा कर मार देना। फिर उनका सेक्रेटरी ये बताता है क्रैको घेटो जहाँ ज्यूइश को रखा गया था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। घेटो ए जहाँ रहते हैं सरकारी वर्कर्स और फैक्ट्री के लेबर्स, और घेटो बी जहाँ रहते हैं ओल्ड एज और बीमार कमज़ोर लोग। फिर दिखाते हैं कमांडर एमन गोएथ एक हेलेन नाम की ज्यू लड़की को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेते हैं, यानी कि वो उसे एज ए सेक्रेटरी के तौर पर रखते हैं। वहीं पे सोल्जर्स के लिए एक शेड बनाई जा रही थी, तो एक डायना नाम की वर्कर कंप्लेंट करती है कि ये शेड की नींव मजबूत नहीं है और जल्दी टूट जाएगी, पर गोएथ उसे मरवा देते हैं क्योंकि कोई भी जू नाजीज के आगे नहीं बोल सकता। अगले सीन में दिखाते हैं पूरे क्रैको घेटो में जर्मन सोल्जर्स ने कब्जा कर लिया है। जिनके पास वर्क कार्ड था उन्हें जिंदा अलग लाइन में खड़ा किया जा रहा था और जिनके पास नहीं था उन्हें सीधा मार दिया जा रहा था। सारे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी को बेरहमी से वो लोग मार देते हैं। कई लोग छुपने की कोशिश करते हैं पर एट द एंड उनका भी वही हश्र होता है। दूर एक छोटी पार से घोड़े पर सवार शिल्लर ये सब क्रूएल्टी देख रहे होते हैं और बहुत उदास फील कर रहे थे क्योंकि वो इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते थे। पूरे रास्ते में ज्यूइश की लाशें बिछ गई थी जर्मन्स के द्वारा। उन्हें सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब वो एक छोटी सी बच्ची को सोल्जर से छुपते देखते हैं और दूसरे दिन उसकी लाश को देख उनका दिल दहल जाता है। फिर दिखाते हैं सारे बचे हुए वर्कर्स को प्लाज़ो नाम के जगह पर ले जाया जाता है और उधर ही उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। उसी जगह कमांडर एमन गोएथ ने अपना बेस कैंप को भी तैयार करवा लिया था। वहाँ पे अगर कोई भी वर्कर 1 सेकंड के लिए भी काम छोड़ चैन की सांस ले या आराम करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाती है। एमन गोएथ अपने कमरे से बंदूक तान चेक करता रहता है, अगर कोई भी रुकेगा तो उसे खुद गोली मार देगा। इन सब के कारण शिल्लर की फैक्ट्री में कोई भी वर्कर्स नहीं बचे थे क्योंकि सबको एमन गोएथ ने पकड़ लिया था। एक दिन सारे ऑफिशियल्स एमन गोएथ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और उधर ही शिल्लर उनसे मिलने आते हैं ताकि वो अपने फैक्ट्री के वर्कर्स को वापस ले सके। ब्रेकफास्ट के बाद शिल्लर गोएथ से अकेले में बात करते हैं और मदद मांगते हैं क्योंकि उन्हें उनके वर्कर्स वापस दे दिया जाए। ऑल्सो उन्हें आज़ादी से काम करने की भी परमिशन मिले, जिसके बदले वो कमांडर को बहुत सारे पैसे देंगे। शिल्लर फिर कमांडर गोएथ को एक बहुत बड़ी पार्टी देते हैं ताकि उसके साथ वो अच्छे रिलेशंस बना पाए। जैसे जैसे समय बीतता जाता है शिल्लर पैसे छोड़कर अपने वर्कर्स की हेल्प में ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। एक दिन रेजिना पर्लमैन नाम की लेडी उनसे बात करने आती है और वो उन्हें कहती है, मैं नकली पेपर्स बनाकर यहाँ रह रही हूँ पर मेरे पेरेंट्स प्लाज़ो में फंसे हुए हैं और उन्हें वहाँ मार दिया जाएगा, तो प्लीज़ क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने सुना है आपकी शरण में जो भी आता है उसे कोई नहीं मार सकता। शिल्लर पहले तो इनकार करते हैं क्योंकि ऐसे वो कितनों की हेल्प कर पाएंगे, और फिर स्टर्न को बोल उसके पेरेंट्स को प्लाज़ो से क्रैको मंगवा लेते हैं, ये कहकर कि ये मेरे वर्कर्स हैं, और इससे रेजिना को बहुत खुशी मिलती है। अगले सीन में शिल्लर कमांडर गोएथ की केयरटेकर हेलन से मिलने जाते हैं और वो बताती है उस पर गोएथ द्वारा बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और अगली सुबह हम देख पाते हैं कमांडर गोएथ किसी को भी शौक के लिए मार रहे होते हैं। पहले सीन में दिखाते हैं शिल्लर की बर्थडे पार्टी थी और उस टाइम 2 वर्कर्स एक गिफ्ट देते हैं, एक बड़ी लड़की होती है और एक छोटी बच्ची। शिल्लर गिफ्ट खुशी से एक्सेप्ट करते हैं और बड़ी लड़की को किस करते हैं, पर उस दौर में ज्यूइश लोगों से किसी प्रकार का संबंध बनाना, चाहे वो दोस्ती हो या प्यार, गैर कानूनी होता है, पर शिल्लर इस रेसिज्म को हटाना चाहते थे। अगले सीन में हम कई सारे माओ और बच्चों को देख पाते हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जा रहा था और मारा जाता है। अब शिल्लर गोएथ और बाकी ऑफिशियल से मिलते हैं जो ज्यूज के लिए काफ़ी मदद मांगते हैं। ऑफिशियल्स शिल्लर की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनके कहने पर वो लोग ट्रेन में पानी डलवा देते हैं जिससे गर्मी थोड़ी कम हो, पर इस बात को देख कमांडर गोएथ को काफ़ी गुस्सा आता है क्योंकि वो ज्यूइश को खुश नहीं देख सकते थे। और दूसरे दिन कुछ ऑफिसर्स शिल्लर को जेल में डाल देते हैं कि उन्होंने अपने बर्थडे के दिन एक ज्यूइश लड़की को किस किया था, क्योंकि ज्यूइश के साथ रिलेशन क्राइम होता है। बट एक वार्निंग के साथ उन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है। धीरे धीरे जर्मन्स वॉर हारने लगते हैं तो कमांडर गोएथ को ऑर्डर मिलता है प्लाज़ो से
ऑश्विश कैंप की ओर लोगों को शिफ्ट करने का और बाकी जितने भी ज्यूज मरे हैं उनकी लाशों को जला देने। करीब करीब 10,000 ज्यूज की लाशों को जला दिया जाता है और उसका धुआं पूरे शहर को घेर लेता है। इन लाशों को देख शिंडलर और स्टर्न की आंखें भर आती है। वो बस यही सोचते हैं ऑश्विच में यही हाल दोबारा ना हो। शिंडलर का पूरा बिजनेस तो बंद हो गया था, लेकिन उनके पास इतने पैसे थे कि वो अच्छी ज़िंदगी जी सके। और वो स्टर्न को कहते हैं एक दिन ये सब ज़रूर ख़त्म होगा और हम एक ड्रिंक साथ पियेंगे। बस स्टर्न कहता है अभी पी लेते हैं, फ्यूचर का क्या पता, और दोनों एक ड्रिंक शेयर करते हैं। अगले दिन शिंडलर गोएथ के पास जाकर उससे कहते हैं आप तो ऑश्विच जा रहे हो सबको लेकर, तो जाने से पहले आप मेरे सारे वर्कर्स वापस लौटा दीजिए। मैं इन्हें लेकर अपने होम टाउन चेकोस्लोवेकिया चला जाऊंगा और वहीं पे एक नई फैक्ट्री की शुरुआत करूंगा। गोएथ कहता है क्या तुम पागल हो, क्रैको से चेकोस्लोवेकिया ले जाने में तुम्हें पता है कितनी खर्च होती है। पर शिंडलर अपनी डिसीजन में अड़ चुके थे। फिर शुरुआत होती है शिंडलर्स लिस्ट की। उसके बाद स्टर्न वर्कर्स की पूरी लिस्ट बनाते हैं और शिंडलर अगले दिन गोएथ को पैसों से भरा ब्रीफकेस देते हैं, यानी वो अपने वर्कर्स को उससे खरीद लेते हैं। शिंडलर दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी जाते हैं और उनसे भी यही करने को कहते हैं। कोई भी अपने पैसे दूसरों के लिए खर्च नहीं करना चाहता था। स्टर्न शिंडलर से ये पूछते हैं कि कमांडर गोएथ इतनी आसानी से कैसे मान गया सारे लोगों को लौटाने के लिए, कहीं आप गोएथ से इन लोगों को खरीद तो नहीं रहे हो। पूरा सच जानकर स्टर्न पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा इंसान भी है इस बेरहम और मतलबी दुनिया पे। शिंडलर अपने वर्कर्स वाली लिस्ट गोएथ को देता है और अगले दिन शिंडलर के लोगों के लिए 2 अलग अलग ट्रेन आती है। यहाँ पे मेन वाली ट्रेन चेकोस्लोवेकिया पहुंच जाती है और शिंडलर ने सबके लिए अपनी नई फैक्ट्री पे सूप और ब्रेड तैयार करवाया रखा था। दूसरी तरफ वुमेन वाली ट्रेन कुछ कागजों की गलती से ऑश्विच पहुंच जाती है और वहाँ पे नाजिस द्वारा उनके बाल काट दिए जाते हैं। इधर शिंडलर को इस बारे में जैसे ही पता चलता है वो तुरंत ही ऑश्विच के लिए रवाना होते हैं। यहाँ बाल काटने के बाद सारी औरतों के कपड़े उतार दिए जाते हैं और उन सबको एक बड़े से चेम्बर में डाल दिया जाता है और नहाकर सब कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। अगले दिन उन लोगों को लाइन में खड़ा कर ऑफिसर उन सब की एज पूछते हैं। दूसरी तरफ शिंडलर ऑश्विच पहुंचकर हायर ऑफिशियल्स को अपनी लिस्ट दिखाते हैं कि उनके लोग ऑश्विच गलती से आ गए हैं। वो हायर रैंक वाले ऑफिसर मना कर देते हैं तो शिंडलर उन रिश्वत देकर मना लेते हैं। ट्रेन में ले जाते वक्त छोटे बच्चों को निकाल दिया जाता है और उन्हें जाने नहीं दिया जाता है। शिंडलर आकर उन सबको बचाते हैं और अपने सारे वर्कर्स को सही सलामत चेकोस्लोवेकिया ले आते हैं। वहाँ पे भी जर्मन ऑफिसर्स होते हैं और शिंडलर उन्हें साफ साफ कहते हैं हमारे पास हायर ऑफिशियल्स की परमिशन है, अगर किसी ने भी इन वर्कर्स को मारने की या चोट पहुँचाने की कोशिश की तो उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी। वो बताते हैं कि कोई भी गार्ड मेरे प्रोडक्शन पे दखल नहीं देगा, मेरी परमिशन के बगैर कोई भी गार्ड फैक्ट्री के अंदर नहीं घुसेगा, वरना गार्ड को सजा भी मिलेगी और वर्कर्स के नुकसान के कंपनसेशन की चार्ज भी देनी होगी। अब दिखाते हैं शिंडलर अपनी वाइफ को असली रिकॉग्निशन दे देते हैं और वो सब लोगों के सामने उन्हें अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर दिखाते हैं वो सारे वर्कर्स को प्रेयर्स करने की परमिशन दे दी जाती है जो कि नाजिस ने उन पर रिस्ट्रिक्ट करके रखी थी और उनके प्रेयर सुन जर्मन ऑफिसर्स हैरान हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है 7 महीने बीत चुके होते हैं फैक्ट्री को स्टार्ट हुए, पर काम होते भी रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। यही नहीं, शिंडलर के करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे थे अपने वर्कर्स की सेफ्टी और नेसेसिटीज के लिए और उन्हें नाजी ऑफिसर्स को रिश्वत भी देनी पड़ रही थी ज्यूस को बचाने के लिए। एक दिन अचानक से स्टर्न शिंडलर से ये पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई और जगह है जहाँ पैसे हों और उसके बारे में मुझे ना पता हो। उनका मतलब ये था शिंडलर के पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे और वो कंगाल हो चुके थे। उनकी फैक्ट्री पे सही प्रोडक्शन नहीं हो पा रही थी और वो अपने सारे बचे हुए पैसे से अपनी वर्कर्स की देखभाल करते हैं और उन्हें नाजिस के द्वारा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उसी समय रेडियो पे ये ऐलान होता है कि जर्मनी जंग हार चुकी है और उसकी आर्मी अब सोवियत यूनियन के पास है और वॉर अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब शिंडलर के पास पैसे भी नहीं थे कि अब वो किसी और की देखभाल कर सके, तो वो अगले दिन अपनी फैक्ट्री पे जर्मन्स को भी अलाउ करते हैं और कहते हैं पूरे 6 सालों बाद जंग ख़त्म हो चुकी है और जर्मन ने खुद की हार स्वीकार कर ली है। अब आज मिडनाइट से सारे लोग फ्री हैं, सारे लोग जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। फिर वो जर्मन गार्ड से ये कहते हैं आप लोगों का आखिरी हुक्म है सारे ज्यूस को मार देना और अब आपको दिखेगा कौन, कंट्री तो हार गई। आप लोग भी घर जा सकते हैं एक सच्चा इंसान बनकर, ना कि हत्यारे बनकर। सारे जर्मन गार्ड्स फिर पीसफुली वहाँ से चले जाते हैं बिना एक भी जीव को नुकसान पहुँचाए। फिर शिंडलर अपने वर्कर के साथ एक 3 मिनट का साइलेंस लेते हैं
और फिर सारे लोग अपने अपने सामान बांध लेते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं मिस्टर जेरेथ नाम के वर्कर ने अपने दांत में सोने को छिपा रखा था और वो सोने को मेल्ट करके शिनलर के लिए गोल्डन रिंग मंगवाते हैं और गिफ्ट के तौर पर स्टर्न को देते हैं कि वो शिनलर को दे दें। अब रात हो चुकी होती है और शिनलर वहाँ से जाने के लिए निकलते हैं। तभी सारे वर्कर्स की तरफ से रवि नाम का बंदा उन्हें थैंक यू लेटर देता है, क्योंकि इन सब की सुरक्षा के लिए शिनलर ने अपनी पूरी कमाई को लगा दिया था और खुद कंगाल हो गए। स्टर्न शिनलर को वो सोने की रिंग देता है और एक रिमार्केबल लाइन बोलता है, जिसने भी एक जान बचाई उसने पूरी दुनिया को बचाया। Who saves one life saves the world। ये सुन शिनलर रो पड़ते हैं और कहते हैं काश मैंने और भी ज़्यादा पैसे कमाए होते तो मैं और लोगों को बचा पाता। स्टर्न कहते हैं यहाँ 1100 लोग हैं जो सिर्फ आपकी वजह से जिंदा हैं। फिर भी शिनलर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और रो पड़ते हैं। स्टर्न, शिनलर की वाइफ और भी वहाँ खड़े अन्य लोग शिनलर को गले लगाते हैं और फिर शिनलर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह स्टर्न बाकी वर्कर्स के साथ एक जर्मन ऑफिसर से पूछते हैं हम कहाँ जाएं? तो वो कहता है अभी कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है, पर वेस्ट में एक छोटा सा टाउन है, आप उधर चले जाओ। अगले सीन में दिखाते हैं कमांडर एमन गोइक को फांसी दे दी जाती है उनकी गुनाहों के लिए। उसके बाद जेरूसलम शहर में शिनलर नाम के एक पेड़ लगवाया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम किए होते हैं और वो पेड़ अभी वहाँ पर मौजूद है। फिल्म के एंड में दिखाते हैं ऑस्कर शिनलर, जिनकी मौत साल 1974 में हुई थी, उन्हें श्रद्धांजलि देने असलियत के लोग आते हैं और उनमें से एक इस फिल्म के लीड एक्टर लियाम नीसन भी होते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में ऑस्कर शिनलर का रोल को प्ले किया था। अब मैं आपको ये बता दूं ये फिल्म ब्लैक एंड वाइट में क्यों थी। तो दरअसल आपने इस फिल्म की शुरुआत के सीन में देखा होगा वो कलरफुल था, पर कैंडल्स की लाइट बुझते ही फिल्म ब्लैक एंड वाइट हो गई थी, यानी लोगों की शांति, उम्मीद, खुशी तहस महस हो गई थी और फिर एंड में कलर वापस आ जाता है जो दर्शाता है वॉर के बाद पीस को। और ब्लैक एंड वाइट से इस फिल्म के डायरेक्टर इसे काइंड ऑफ एक रियलिटी बेस्ड डॉक्यूमेंट्री फील देना चाहते थे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था स्टीवन स्पील्सबर्ग ने। उनका डायरेक्शन काबिलियत तारीफ था, सारे एक्टर्स की परफॉर्मेंस उम्दा थी और फिल्म खुद में एक मास्टरपीस थी। अगर आपको इस फिल्म को देखना है तो आप इंस्टाग्राम पे आकर मुझसे लिंक ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में यस लिख दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून।